नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आपको 24 में स्वागत है। आज हम आपको एक अलग स्पेशल पर्सनालिटी को लेके आ रहे हैं। वो है हमारा साथ डॉक्टर अशोक दलवाई IAS। 30 अप्रैल 2019 को किसानों की आय को दुगुना करने के उपलक्ष्य में एक समिति गठन किया गया है, जिसके जिक्र पूरे देश में हो रहा है। और आपको पता है, इनको फादर ऑफ द सेकेंडरी एग्रीकल्चर भी बोला जाता है। इसी के अलावा चेयरमैन डबलिंग फार्मर इनकम इंटर मिनिस्ट्रियल हाई पावर कमेटी न्यू दिल्ली एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नेशनल रेनफीड एरिया अथॉरिटी न्यू दिल्ली एंड चेयरमैन कमोडिटी डेरिवेटिव्स अथॉरिटी कमेटी यानी कि CDAC मुंबई। एक आपको संक्षिप्त में उनके एक आपको हम जानकारी दिया है। इसके अलावा और किसानों को आय को डबलिंग करने कैसे, दुगुनी कैसे करना है, वो पूरे तमाम उनके साथ हम बात करेंगे। बने रहिए हमारा साथ अगले चंद मिनट तक। सर, आज आपके लिए में एक सभा भवन में 3 दिन के लिए एक किसानों के बारे में कुछ सेमिनार चल रहे हैं। उसके प्रति आप एक इसके में एक नेशनल लेवल की एक आप एक बहुत ही अच्छा एक भूमिका निभा रहे हैं। तो इसके प्रति आजकल जो एक क्लाइमेट का प्रॉब्लम है, कुछ आपने बताया, बेमौसमी बारिश होकर कई फसलें खराब हो जाते हैं। इसके प्रति क्या आप बताना चाहेंगे? धन्यवाद। मैं आज बेलगाम को आया हूँ, जो 44th नेशनल जियोग्राफिक कांग्रेस में भाग लेने के लिए। इस कांग्रेस में इन्होंने एक बहुत अच्छा थीम को चुना है। ये जो 3 दिन का कांग्रेस है, जिसमें क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज, सस्टेनेबिलिटी, इस मुद्दे पर चर्चा वो करेंगे। ये जो आरंभिक सेशन में मुझे बोलने का मौका मिला, मैंने हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको यही कहने की कोशिश की कि हमारे जो भूमि है, पृथ्वी है, शायद जब जितना हम जानते हैं, ये एक मात्र है हमारा यूनिवर्स में जहाँ जीव राशि है। ये जीव राशि को हमको कायम रखने का जो जवाबदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मनुष्य का है। क्योंकि मनुष्य एक डिस्टिंग्विश्ड स्पीसीज है, थिंकिंग पावर है, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी है। तो हमारा जिम्मेदारी बनता है कि हम जैसे ये जीव राशि है, इसको हम कायम रखने के लिए किस प्रकार का हमारा सिविलाइजेशन को खड़ा करना है, ये हमारा जिम्मेदारी है। हम आजकल क्या देख रहे हैं, ये 250 साल से जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शुरू हुआ, तब से क्लाइमेट चेंज हम अनुभव करना शुरू किया है। क्लाइमेट चेंज का मतलब है कि हमारे जो ग्रीन हाउस गैसेस है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब हम बहुत ज़्यादा हमारा उत्पादन हो रहा है। इस कारण से टेम्परेचर में परिवर्तन आया है, बारिश या मौसम में परिवर्तन आया है। जब ये जो टेम्परेचर, बारिश और हमारे निसर्ग का अलग अलग प्रकार का जो एलिमेंट्स होता है, अगर इसमें परिवर्तन हो गया तो हमारा जीवन चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। ये जो मनुष्य के लिए और पूरा जीव राशि के लिए जो जिस प्रकार का हमको एटमॉस्फेयर चाहिए, पानी चाहिए, वो सब अगर प्रदूषण हो जाएगा तो स्वाभाविक हमको सब जिंदा रहना ही मुश्किल हो जाएगा। अब ले लीजिए एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो है एक प्राथमिक एक्टिविटी है। पूरा हमारा जो जीवन है एग्रीकल्चर पर ही निर्भर होता है। मनुष्य के लिए और प्राणी के लिए भी खाने के लिए पहले आवश्यकता खाना ही है। खाना उत्पादन कृषि से होता है, और कृषि को निरंतर स्तर पर अगर हमको कायम रखना है तो हमारा जो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है, उत्पादन का जो माहौल है, उसको ठीक रखना चाहिए। इसके लिए हमारा जो माटी है, माटी को ठीक रखना पड़ेगा, पानी को ठीक रखना पड़ेगा। पानी माटी में अगर बदलाव आ जाएगा तो हमारा उत्पादन कम हो जाएगा। हम सब जानते हैं कि हमारा आबादी तो बढ़ रहा है, और अब 250 तक हमारा पृथ्वी पर 9 बिलियन पॉपुलेशन हो जाएगा, 9 बिलियन हो जाएगा। अब तो 7.5 है।
और इसमें हमारा देश में सबसे ज़्यादा आबादी हो जाएगा। आज भी 142 करोड़ का पॉपुलेशन हमारा बन गया है और 250 तक हमारा 166 करोड़ हो जाएगा। आबादी बढ़ रहा है मगर हमारा जो ज़मीन है जितना था उतना ही है हमारा। इसलिए हमको कम ज़मीन से ज़्यादा उत्पादन अगर निकालना पड़ेगा तो भूमि का जो गुण है उसको ठीक रखना पड़ेगा। भूमि का गुण को ठीक रखने के लिए हमारा सॉइल मैनेजमेंट बहुत आवश्यक है। मतलब क्योंकि ये सॉइल माटी में ही सब कुछ है मगर हम 50 साल से देखते आ रहे हैं कि हमारा माटी का गुण जो है उसमें कमी आ रही है अनेक कारण से। तो इसलिए हमको हमारा जो माटी का गुण है इसको ठीक रखना पड़ेगा, उर्वरता को ठीक रखना पड़ेगा ताकि प्रोडक्टिविटी मतलब 1 हेक्टेयर से हमको ज़्यादा उत्पादन करना पड़ेगा इतना बड़ा आबादी को खिलाने के लिए। साथ साथ ये भी याद रखना पड़ेगा हमारे देश में देशवासियों को, हमारे देश में सबसे ज़्यादा आबादी है, इसके साथ हमारा लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन है सबसे ज़्यादा है। ये कहा जाता है कि दुनिया का लगभग 18% लोग हमारे देश में हैं, 15% लाइफ स्टॉक हमारे देश में है, जबकि हमारा भौगोलिक प्रदेश जो है खाली 2.4% है दुनिया का। पानी अगर आप देखेंगे दुनिया में जितना पानी है उसका 4% मात्र हमारे देश में है। पानी कम, जमीन कम, आबादी ज़्यादा, लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन ज़्यादा। इसका मतलब क्या है? हमारा क्वालिटी को ठीक रखना बहुत आवश्यक है हमारे लिए। इसलिए ये सस्टेनेबिलिटी जो हम कह रहे हैं आजकल, सस्टेनेबिलिटी का मतलब हमारा जो साइंस जो है, टेक्नोलॉजी है, ठीक साइंस ठीक टेक्नोलॉजी को अपनाना पड़ेगा और हमारे किसानों तक पहुंचाना पड़ेगा और बाकी लोगों को भी पहुंचाना पड़ेगा ताकि हमारे देश में सस्टेनेबिलिटी ठीक हो जाएगा। टेक्नोलॉजी के साथ साथ कुछ हमें जो पब्लिक पे सुनने में आया कुछ मिलावटी जस्ट लाइक जो केमिकल्स वगैरह यूज कर रहे हैं। जैविक तो ख़त्म हो गया, अभी जैविक मिलता नहीं है। कुछ लोग जहाँ बोलते हैं कि जैविक है करके, तो ये मिलावटी और जो एक क्या केमिकल्स यूज करके जो पैदा करने से क्या इसको इफेक्ट नहीं पड़ेगा शरीर को? तो आपने जो कहा मिलावटी, इसका मतलब है जितना हम कृषि में यूज़ करते हैं, जो बीज हो, पानी हो, माटी हो, फर्टिलाइज़र हो, ग्रोथ हार्मोन्स हो, जो भी हो, सब में एक क्वालिटी मेंटेन करना बहुत उचित है ताकि किसान को ठीक मूल्य में ठीक क्वालिटी का इनपुट्स मिलेगा। मगर आप जो बड़ी बात आपने कही कि किस प्रकार का टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा हमको, तो हमारा अब तो परिणाम हम देख रहे, ज़्यादा हम अगर फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे तो ये क्वालिटी कम हो जाएगा क्योंकि माटी में ही हमारा जितना अर्थवर्म्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो सब है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, अर्थवर्म है, इसका मतलब क्वालिटी जब हमारा माटी का क्वालिटी अच्छा रहेगा। मगर ज़्यादा पेस्टिसाइड्स यूज़ करने से, ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करने से इनका बहुत नुकसान हो जाता है। किसान भी यही देख रहे हैं सर, जो शॉर्टकट जितने भी जल्दी मतलब पैदा हो जाता है वो करके, अगर हम पैदा करेंगे तो वही हम खा रहे हैं, तो इसके चलते जो एज आप जो इंसान का एज भी कम हो रहा है, इससे बीमार भी बढ़ने का चांसेस ज़्यादा रह रहे हैं। देखिए, किसान तो जिंदा रहना चाहता है, हमारे किसानों का आय बहुत कम होता है, इसलिए उनको जैसे भी हो उत्पादन करना पड़ता है। तो हमारा वो दायित्व तो बनता है, हमारा मतलब साइंटिस्ट का, हमारा गवर्नमेंट का और जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफिसर्स है, इनका दायित्व तो बनता है कि ठीक टेक्नोलॉजी हम किसानों को पहुंचाने का जवाबदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी हमारा है। अगर उनको हम ठीक तरह का सीड्स देंगे, ठीक तरह का जो पानी का इस्तेमाल करने का एक तरीका बताएंगे, माटी का सॉइल मैनेजमेंट का तरीका हम बताएंगे, तो उसी तरीके से हमको इंसेंटिव देते जाएंगे तो वो ज़रूर अपनाएंगे। न तो क्या होगा, मान लीजिए ये बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में बारिश कम है मगर हर किसान गन्ना पैदा करना चाहता है। क्यों? गन्ना पैदा करने से उनको ज़्यादा पैसा मिलता है। अगर वो ज्वार पैदा करेगा कम पैसा मिलता है। तो हमारा पॉलिसी ऐसा होना चाहिए जैसे किसान को मुनाफा हो, ज्वार पैदा करने से भी उनको ठीक मूल्य मिलना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि किसान तो सब जानते हैं
किसान तो सीखते भी हैं। अब हमारा रिसर्च जो है उसमें थोड़ा बदलाव चाहिए, हमारे पॉलिसी में थोड़ा बदलाव चाहिए, ताकि किसान तक हम पहुंचा सकते हैं। और ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इस अवसर पर हम कैसे उनको नए तरीके, नया टेक्नोलॉजी को सिखा सकते हैं। और उनको ज़्यादा मुनाफा पहुंचाने के लिए हमारे मार्केटिंग सिस्टम में बहुत परिवर्तन चाहिए, क्योंकि पैदावार करने के बाद वो मार्केट तक पहुंचाने के लिए भी बहुत तकलीफ है। इसका मतलब है उनको स्टोरेज फैसिलिटी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी चाहिए। इसका मतलब है कि हमारा एग्रीकल्चर जो है, आज खाली उत्पादन पर हमारा हमारा एक लक्ष्य रहा है, उसको हम एग्रीकल्चर वैल्यू चेन के रूप में, मतलब प्रोडक्शन के साथ साथ मार्केटिंग तक जितना जो सौकर्य उनको चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, क्रेडिट फैसिलिटी चाहिए, सब उनको देना पड़ेगा। तो आजकल बहुत सारे नया पॉलिसी सरकार ने अपनाया है। तो जैसे आप जानते हैं कि सरकार का लक्ष्य यही है कि किसानों का आय को दोगुनी करनी है, और उसके लिए जो जो नए पॉलिसी चाहिए, उदाहरण फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, या उनको किसान क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है, माइक्रो इरिगेशन पर जोर दिया जा रहा है, साथ में जो रेनफेड एरियाज़ में हम उगा सकते हैं, जैसे पल्सेस है, ऑयल सीड्स है, मिलेट्स है, इन पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है आजकल। इसके साथ ड्राईलैंड हॉर्टिकल्चर भी बहुत जोर दिया जा रहा है। तो सबका एक जिम्मेदारी बनता है कि ये क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबिलिटी, ये दोनों हमारे मन में रखते हुए एक नया तरीका अपनाना पड़ेगा। ये सब का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक और क्वेश्चन है सर, अभी जो आपने सस्टेनेबल क्लाइमेट चेंजेस के लिए एक ग्लोबल वार्मिंग भी काम हो सकता है क्या? ये भी एक कारण हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग की? ग्लोबल वार्मिंग, ये तो क्लाइमेट चेंज से ही ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। क्लाइमेट चेंज होने का कारण क्या है कि हमारा जो ग्रीन हाउस गैसेज जो कहते हैं, उसका उत्पादन ज़्यादा हो रहा है। ये 250 साल में जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को हमने अपनाया है, ज़्यादा फॉसिल रिसोर्सेस हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे कोल है, आयरन ओर है, बॉक्साइट है, और ऑटोमोबाइल बढ़ रहा है, आबादी बढ़ रहा है। इससे क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस जिसको हम कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, इन सब का प्रमाण जो है एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो रहा है। क्लाइमेट चेंज से बारिश जो है, बेमौसम में बारिश आता है, जब हमको चाहिए तब नहीं मिलता है, जब नहीं चाहिए तब हमको बारिश आती है। तो ये पानी और टेम्परेचर जो बहुत प्रमुख है, तो क्लाइमेट चेंज का जो स्वरूप हम देखते हैं टेम्परेचर राइज में, और पानी का जो हम देखते हैं बेमौसम बारिश, इसमें हम देखते हैं। तो यही कारण है। तो क्लाइमेट चेंज को भी निभाने के लिए तो एक क्लाइमेट जो इंटरनेशनल स्तर पर एक एग्रीमेंट हुआ है, तो उस एग्रीमेंट के अनुसार हम सबको काम करना पड़ेगा। तो क्लाइमेट चेंज तो सबका जिम्मेदारी है, मगर ज़्यादा जिम्मेदारी जो वेस्टर्न सोसाइटी में है। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको ये पूरे तमाम जानकारी के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि सारे आपके जो जानकारियाँ हैं जो मैक्सिमम लोगों को पहुँचे, ताकि टेक्नोलॉजी के साथ ही हम थोड़ा जैविक की तरफ नज़र डाल के थोड़ा कम से कम अच्छे मतलब एक खाद्यान्न पैदा करने के लिए योगदान हो जाएगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको 24 के साथ रहने। धन्यवाद।